बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थ जो है हमारी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स एंड वाटर, यानी कि इस लैंड पर जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। अ टाइम स्केल दैट कवर्स द अर्थ हिस्ट्री फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द प्रेजेंट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सो स्टूडेंट्स, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये है कि आपको ज़मीन के बनने से लेकर अब तक की सारी इंफॉर्मेशन, सारी हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करना जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहलाता है। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड रखना जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर एंड मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ। जियोलॉजिकल टाइम स्केल बेसिकली जो है उसमें उसमें अर्थ की ओरिजिन, ठीक है, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इस अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स, यानी कि ज़मीनों का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें आ जाता है। वेट लैंड्स आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर फॉरेस्ट आ जाते हैं। इन सब के बारे में पढ़ना जो है उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थ पर जितने भी लैंड्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस से लेकर अब तक जो भी वेरिएशंस आई हैं उन सब को पढ़ना, उन सब के रिकॉर्ड को पढ़ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम कहते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को पढ़ेंगे। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 मेन लेयर्स: क्रस्ट, द मैंटल, द आउटर कोर, द इनर कोर। ईच लेयर हैज़ कंपोजिशन, फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर। जी, इसकी 4 लेयर्स हैं। हर लेयर का डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट कंपोजिशन है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो अब उनको डिटेल से पढ़ते हैं। टेम्परेचर की लेयर्स, अर्थ के नीचे जो लेयर्स हैं उनको डिटेल से पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी कि ज़मीन का अंदरूनी साख्त, तो उसमें 4 लेयर्स पाई जाती हैं: क्रस्ट, मैंटल, आउटर लेयर, इनर लेयर। तो सबसे पहले हम क्रस्ट को पढ़ते हैं। द क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इज़ द थिनेस्ट लेयर, रेंजिंग फ्रॉम 5 to 70 किलोमीटर। यहाँ 5 नहीं आएगा, 50 to 70 किलोमीटर्स थिक। It is made up of minerals, silicate such as silicon, oxygen, aluminium, iron and magnesium. There are 2 types of crust: continental crust or oceanic crust. Continental crust is the thicker and less dense than oceanic crust, and it is made up of variety of rocks types including granite. सो बच्चों, जो हमारे पास क्रस्ट है 50 से 70 किलोमीटर जो है ये इसकी रेंज है, ठीक है, अर्थ से। और क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन, ये वाले एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। इसकी आगे फर्दर 2 काइंड्स हैं, एक है ओशैनिक क्रस्ट और एक है कंटिनेंटल क्रस्ट। जो कि कंटिनेंटल क्रस्ट है बहुत ज़्यादा थिक है लेकिन लेस डेंस है देन ओशैनिक क्रस्ट। इसमें रॉक्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स पाई जाती हैं जैसे कि ग्रेनाइट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैंटल की। ठीक है, मैंटल इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, रेंजिंग फ्रॉम 2900 टू 2890 किलोमीटर थिक। ठीक है, और द मैंटल इज़ मेड अप ऑफ डेंस सिलिकेट मिनरल सच एज ओलिवियन मिनरल से मिलकर बना होता है। द मेंटल इज़ वेरी हॉट एंड द टेम्परेचर इंक्रीज विद, जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे मेंटल लेयर में तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। अब हम आउटर कोर एंड इनर कोर पढ़ेंगे। सॉरी, मैंने ऊपर लेयर लिखा हुआ था, आपने कोर ही लिखना है। आउटर कोर, द स्ट्रक्चर इज लिक्विड लेयर दैट मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। द आउटर कोर इज अबाउट 20 to 50 किलोमीटर थिक। बच्चों, आउटर कोर जो है ये सॉलिड नहीं है बल्कि लिक्विड लेयर है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बात। आउटर कोर का जो टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब इनर कोर के बारे में जानते हैं। द इनर कोर इज़ अ सॉलिड बॉल दैट इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। द इनर कोर इज़ 12-20 किलोमीटर थिक। द टेम्परेचर इंक्रीजेस टिल 52 डिग्री सेल्सियस। जो इनर कोर है ये हमारे पास सॉलिड कोर है। ठीक है, इसमें इसका सरफेस सॉलिड है, इसका स्ट्रक्चर सॉलिड है, जबकि आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। अब इसकी एक डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया गया। तो सबसे पहले इसमें आता है कोर, फिर मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट ज़मीन के सबसे ऊपर पाई जाती है, फिर मेंटल और फिर कोर। तो जो कोर है उस
उसमें दो हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, एक सॉलिड और एक लिक्विड, ठीक है। मैंने वो क्या कहते हैं इसको हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद मेंटल है तो वो भी सॉलिड है, और क्रस्ट है तो वो भी सॉलिड है। तो बच्चों इसमें आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की जो तीनों लेयर्स हैं, इन लेयर्स की आपको ज़मीन तक जितना भी इनका लेंथ है उसका पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास जो जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 3, आपको टेम्परेचर का पता होना चाहिए कि क्या टेम्परेचर इन लेयर्स में लाई करता है, ठीक है। सो होप सो आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक रॉक्स, ठीक है। रॉक्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स और आगे फर्दर सब टाइप्स। रॉक्स क्या होती हैं? रॉक्स इज ए नेचुरली अकरिंग सॉलिड मैस दैट इज एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, ठीक है। अब वो कहता है कि ऐसा कोई सॉलिड मैस जिसमें मिनरल्स भी हों, ठीक है, और वो रॉक्स कहलाता है। हर सॉलिड मैस रॉक कहलाता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो रॉक्स से मिलकर बना है, ठीक है। अब रॉक्स की 3 टाइप्स हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अब इन तीनों टाइप्स को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सो इग्नियस का मतलब पता है क्या होता है? हीट, फायर। तो इग्नियस रॉक्स हैं फॉर्म्स। अब इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है? इग्नियस रॉक्स फॉर्म्स व्हेन मोल्टन रॉक, मैग्मा और लावा कूल्स एंड सोलिडिफाइज। अब जब मैग्मा और लावा जो ज़मीन से निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है और वो सॉलिड हो जाता है, तो इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। ये इसकी आसान सी डेफिनेशन है। अच्छा, इसकी इग्नियस रॉक्स की एग्जांपल पता है क्या है? ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो एंड डियोराइट, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इग्नियस रॉक्स आगे फर्दर 2 इसकी क्लासिफिकेशन है, एक है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक है एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को हम पढ़ते हैं। Intrusive rocks. Intrusive rocks forms when magma cools and solidifies slowly underground. अच्छा, जब मैग्मा और लावा निकलता है और वो ज़मीन के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाए, यानी कि ज़मीन के अंदर ही वो सख्त जो है रॉक बन जाती है, तो तब हम उसको कहेंगे इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। इसकी एग्जांपल है ग्रेनाइट एंड गाबरू। अब एक्सट्रूसिव की बात करें, इंट का मतलब नीचे अंदर और एक्स्ट का मतलब ऊपर, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। आसान सा है, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। एक्सट्रूसिव रॉक्स ऐसी रॉक्स हैं जब लावा और मैग्मा जो है सॉलिडिफाइज होता है कूल डाउन होके, ठीक है, तो वो ज़मीन के सरफेस पे आकर जम जाता है, ठीक है, तो तब बन जाएगी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और इसकी एग्जांपल क्या है? बसाल्ट एंड प्यूमाइस। ये था इग्नियस रॉक्स और उसकी काइंड्स। अब पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द अक्यूमुलेशन एंड कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। Sediments are particles of sediments are particles of rock, mineral or organic matter that have been eroded from other rock and transported by wind, water and ice. पता है सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं? ऐसी रॉक्स जो विंड की मदद से जो पार्टिकल्स हैं किसी दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर पार्टिकल जमा होते रहते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स पैदा होती हैं। और वो पार्टिकल जो होते हैं वो भी किसी रॉक के होते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक के पार्टिकल्स समझ लो, यानी कि इग्नियस रॉक्स के पार्टिकल्स एयर के ज़रिए दूसरी जगह पर जब जाकर जमा हो जाते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं: क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स एंड बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स मेड अप ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ अदर रॉक्स, यानी कि दूसरे रॉक के टुकड़ों से और मिनरल से मिलकर बनता है। तो इसकी एग्जांपल है शील, ठीक है, शेल है। और उसके बाद केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ये फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम वाटर। अब जो प्रेसिपिटेशन होती है ना वाटर के अंदर, जो मिनरल होते हैं, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स उससे मिलकर बनती है। एग्जांपल है जिप्सम। बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स होते हैं ना, उनसे बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है लाइमस्टोन, यानी कि एनिमल की जब डेथ हो जाती है और उसके बाद जो उनकी बाकियात होती हैं तो उनसे जो रॉक्स बनती हैं उनको हम कहेंगे बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स थ्रू द हीट, प्रेशर और केमिकल प्रोसेस। द मेटामॉर्फिक कैन चेंज द texture, mineralogy and chemistry of rocks. Metamorphic rock can be further classified into 2 main types: high grade and low grade metamorphic rocks.
एक एग्जांपल है मार्बल, स्लीट आर एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स, एग्जिस्टिंग रॉक्स जो होती है ना, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हीट, प्रेशर और केमिकल प्रोसेस के ज़रिए होती है, तब जाके मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं प्रोड्यूस होती हैं। अब इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर, हैव बीन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्टेट। अब अपनी ओरिजिनल शक्ल से केमिकल्स की मदद से चेंज हो जाना, उसको कहेंगे हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें सचिस्ट आ जाती है एक एग्जांपल, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक की। लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं सब्जेक्टेड टू लेस हीट, जब कम हीट का प्रेशर होता है, एंड प्रेशर स्टिल रिमेन सेम ऑफ देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी एग्जांपल है एल्बाइट। तो लो और हाई जो है ना, इसमें ये डिफरेंस है, इसमें प्रेशर की वजह से एक में तो स्टेट चेंज हो जाती है और एक में स्टेट रिमेन सेम रहती है, ठीक है। सो ये थी दोनों मेटामॉर्फिक रॉक्स की टाइप्स। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो रॉक्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड प्ले अ वाइटल रोल इन मैनी जियोलॉजिकल प्रोसेस। दे आर ऑल्सो वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन प्रिवेलिंग बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल्स एंड एनर्जी। सो रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है और मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं रॉक्स। सो उम्मीद करता हूँ आपको रॉक्स वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि पानी की ना ज़मीन पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी बात कर लेते हैं। लैंड इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट, सॉरी अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट, क्योंकि इसमें 71% जो है पानी होता है, बिकॉज 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, ओनली 3% ऑफ वाटर ऑन द सरफेस इज़ फ्रेश। अब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो, और उसमें 97% जो है ओशन के अंदर होता है और 30% अंडरग्राउंड होता है और 1% लोकेटेड इन लेक्स, रिवर एंड स्वैम्प्स। तो ये थी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बताओ, तो आपने बताना है कि किस जगह पर कितना पानी पाया जाता है। अब सरफेस वाटर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सरफेस वाटर कैन बी सिंपली डिस्क्राइब्ड एज द वाटर दैट इज ऑन द surface of the earth. This include the ocean, river and streams. सरफेस वाटर वो पानी है कि जो ज़मीन के सरफेस के ऊपर होता है। सरफेस वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोक्सीमेटली 807 ऑफ द सरफेस वाटर यूज्ड अ डेली बेसिस, यानी कि 807 गुना पानी रोज़ यूज़ होता है। ओशन कैन लार्ज सोर्स ऑफ सरफेस वाटर कंप्राइज 97% ऑफ द अर्थ सरफेस वाटर। ओशन के अंदर सबसे ज़्यादा सरफेस वाटर पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लेशियर एंड आइस कैप्स। ग्लेशियर एंड आइस कैप्स रिफर टू द स्टोर हाउस फॉर फ्रेश वाटर। ग्लेशियर और आइस कैप से हमें फ्रेश वाटर मिलता है और फ्रेश वाटर जो है वो मरीन वाटर नहीं होता, बल्कि वो नमकीन पानी नहीं होता, वो पीने के काबिल है। तो ग्लेशियर और आइस कैप्स हमें जो है फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं। दे कवर 10% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मैस। ये 10% जो है ना लैंड मैस को कवर करते हैं। द ग्लेशियर्स आर लोकेटेड इन एंटार्क्टिका। ग्लेशियर्स फॉर्म लेक्स एंड वैलीज। ये अंटार्कटिका में होते हैं और ये लेक्स और वैलीज बनाते हैं। जब ये मेल्ट होते हैं तो लेक्स और वैलीज प्रोड्यूस होती हैं। अब ग्राउंड वाटर की बात कर लेते हैं। ग्राउंड वाटर इज डिफाइंड एज द वाटर दैट इज प्रेजेंट बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो पानी ज़मीन के नीचे है उसको हम ग्राउंड वाटर कहेंगे। 98% ऑफ द फ्रेश वाटर अवेलेबल इन ग्राउंड वाटर। 98% जो हमें फ्रेश वाटर मिलता है वो ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। ट्रैवल थ्रू प्रोसेस इन सॉइल एंड रॉक्स। सॉइल एंड रॉक्स की मदद से हमें पानी मिलता है ग्राउंड वाटर। तो अब ये नीचे मैंने डायग्राम्स में इलेबोरेट किया हुआ। सबसे पहले अर्थ वाटर, फिर फ्रेश वाटर, फिर सरफेस वाटर। तो अर्थ वाटर में ओशन 97% है, ओशन में फ्रेश वाटर 3% है। अब फ्रेश वाटर को हम डिटेल से देख लेते हैं। तो फ्रेश वाटर में 68% ग्लेशियर के पास है, ठीक है, और ग्राउंड वाटर 301% है, 30.1 है। उसके बाद ऊपर अदर लिखा हुआ है। तो जब अदर में आते हैं तो 87% लेक्स के पास फ्रेश वाटर है और 2% हमारे पास रिवर के पास है और 11% स्वैम्प के पास है। तो ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरह से जो है अपना चार्ट लेबल कर सकते हैं। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आपको वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन पर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो। अच्छा स्टूडेंट्स, हम ना वाटर साइकिल की बात कर लेते हैं। तो पानी जो है ना लेक से, स्ट्रीम से, ओशन से करते हैं वेपोरेट होने के बाद करते हैं कंडेंस हो जाता है पानी, ठीक है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन होती है और फिर पानी ज़मीन पर वापस आ जाता है। सो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। इसी प्रोसेस की वजह से पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता।
अब हम बात कर लेते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स की। लैंडफॉर्म्स आर द फिजिकल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स आर मेजर लैंडफॉर्म्स। ये तीन ही हमने डिस्कस करने हैं, सिलेबस में तीन है। नेचुरल प्रोसेस सच एज वेदरिंग, वाटर एलिवेशन, सिंकिंग एंड इरोजन ऑफ द सोइल आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द अर्थ सरफेस। तो हम तीन लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे इसमें। माउंटेन्स होंगे और प्लेन्स एंड प्लेटूज। सबसे पहले माउंटेन्स की स्टडी करते हैं। माउंटेन्स एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड एरिया मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई में गया हुआ। माउंटेन ऊंची होती है ना, ठीक है। एलिवेटेड मतलब ऊंचा एरिया। द वर्ल्ड 27% लैंड इज़ कवर्ड विद माउंटेन। 27% जो वर्ल्ड का लैंड है वो माउंटेन ने कवर किया हुआ है, ठीक है। 80% ऑफ द प्लैनेट्स फ्रेश वाटर कम फ्रॉम माउंटेन। 80% पानी जो है ना माउंटेन से आता है। और 12% वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन माउंटेन। 12% पॉपुलेशन दुनिया की माउंटेन में रहती है। 50% डिपेंडेंट ऑन माउंटेन रिसोर्सेज, यानी कि 50% लोग जो है ना माउंटेन रिसोर्सेज से डिपेंडेंट होते हैं। माउंटेन से उनको रिसोर्सेज मिलती हैं। माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट्स। माउंटेन जो है ना टेक्टोनिक प्लेट्स की मदद से बनते हैं, विच आर लार्ज स्लैब्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट की लार्ज स्लैब्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स मूव इन 3 ways, कैन कोलाइड, दे कैन सॉलिड पास्ट कैच, अदर दे कैन मूव अपार्ट, और फिर ये अलहदा हो जाए। तो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो जब ये ऊपर की एक सरफेस है हमारे पास स्मूथ सा, ठीक है, और उसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में हिट करती हैं तो माउंटेन क्रिएट होते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाता है सरफेस, ठीक है। इस तरह से माउंटेन की क्रिएशन होती है, फॉर्म्ड होते हैं। माउंटेन की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। माउंटेन की 4 टाइप्स हैं, अब इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ना फोल्डेड माउंटेन की बात कर लेते हैं। फोल्डेड माउंटेन फॉर्म ड्यू टू फोर्स ऑफ कंप्रेशन अराइजिंग फ्रॉम इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस एज द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट फोल्ड अंडर स्ट्रेस। एग्जाम्पल हिमालय एंड आल्प्स। फोर्सेस अर्थ क्रस्ट, लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक्स। अच्छा बच्चों, फोल्डेड माउंटेन पता है कैसे बनते हैं? ज़मीन के अंदर जो अर्थक्वेक आता है ना, एक आसान सी एग्जांपल सुन लो। अर्थक्वेक की मदद से ना ज़मीन जो ऊपर उठती है ना तो फोल्डेड माउंटेन बन जाते हैं, यानी कि लेयर्स के ऊपर लेयर आ जाती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है हिमालय। और जो अर्थक्वेक है ये तो एक्सटर्नल फोर्स है ना, इंटरनल फोर्स है ना, उसकी मदद से। यानी कि जो फोल्डेड माउंटेन है ना, कंप्रेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस। जब इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जब कंप्रेस्ड होती हैं तो ये माउंटेन बन जाते हैं, लेयर्स के ऊपर लेयर आ जाती हैं। और कंप्रेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी है? अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है लैंडस्लाइड आता है, अर्थक्वेक आता है, ये दोनों एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज हैं, फोर्सेस हैं, तो ये फोल्डेड माउंटेन को बनाती हैं। ब्लॉक माउंटेन फॉर्म्ड व्हेन ग्रेट ब्लॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट बी राइज्ड और लोवर्ड, ऑफन इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ मैग्मा और लावा अपवर्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट। जब मैग्मा और लावा ऊपर आ जाता है ना और सॉलिडिफाइज हो जाता है तो बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल है द सीरी निवादा, ठीक है, सीरा निवादा, ये ब्लॉक माउंटेन की एक एग्जांपल है। बात कर लेते हैं रेजिडुअल और वोल्केनिक माउंटेन की। तो वोल्केनिक माउंटेन जो है फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एंड आउटफ्लो ऑफ लावा। जब लावा ज़मीन से ऊपर की तरफ निकलता है, वोल्केनिक इरप्शन होती है तो वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं। और वोल्केनिक माउंटेन की जो एग्जांपल है वो है कोटोपेक्सी माउंटेन। कोटोपेक्सी माउंटेन वोल्केनिक माउंटेन की एक एग्जांपल है। रेजिडुअल माउंटेन्स को डिस्कस करते हैं। रेजिडुअल माउंटेन्स व्हेन द माउंटेन आर carved out the result of erosion by plateaus and high plains by various agents of erosion, river, glacier, wind erosion। example नीलगिरी एंड गिरनार, ये एग्जांपल है रेजिडुअल माउंटेन की। बच्चों रेजिडुअल माउंटेन जो है ना, ये पता है कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब इरोजन होती है प्लाटूज़ के ज़रिए और प्लेन्स के ज़रिए। प्लाटूज़ और प्लेन्स की जब इरोजन होती है तो बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो रेजिडुअल माउंटेन को फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इस तरह से रेजिडुअल माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं। नाउ वी डिस्कस प्लाटूज़
सो प्लाटूज फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। अच्छा, प्लाटूज इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट सरफेस, ऊपर की तरफ उठे तो होते हैं माउंटेन की तरह, बट ऊपर से फ्लैट होते हैं, ठीक है। टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लेटूज इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज़ फ्लैट टॉप्ड, ऊपर से टॉप जो है उसका फ्लैट होता है, इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। अबव द सराउंडिंग एरिया द प्लेटूज कवर 18% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, यानी कि प्लेटूज जो है 18% जो इस पूरी अर्थ का सरफेस है वो कवर करते हैं। प्लेटूज आर फॉर्म्ड बाय इरोजन एंड वोल्केनिज्म, इरोजन और वोल्केनिज्म की मदद से प्लेटूज फॉर्म्ड होते हैं। दे प्रोवाइड हैबिटेट टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लेटूज जो हैं इसमें बहुत सारे जानवर और एनिमल रहते हैं, ठीक है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ प्लेटूज, प्लेटूज की 4 टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं बच्चों। इंटर माउंटेन प्लेटूज और पीडमोंट प्लेटूज। सो सबसे पहले हम इंटर माउंटेन प्लेटूज की बात कर लेते हैं। दीज प्लेटूज आर लोकेटेड बिटवीन माउंटेन रेंजेस, प्लेटूज माउंटेन रेंजेस के दरमियान में पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल है तिब्बतन प्लेटूज, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटू है, ठीक है। इसकी रेंज जो है 4000 मीटर है। बच्चों इसको रूफ ऑफ द लैंड भी कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड सॉरी कहते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं पीडमोंट प्लेटूज की। पीडमोंट प्लेटूज, दीज प्लेटूज आर लोकेटेड एट द फुट ऑफ द माउंटेन, ये बहुत निक्के होते हैं, ठीक है, माउंटेन के बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। इसकी एग्जांपल है डेक्कन प्लेटूज, 1500 फुट इसकी हाइट होती है, बहुत छोटे से होते हैं मिनी से, ठीक है, ये प्लेटूज, और ये माउंटेन के नीचे पाए जाते हैं, उसके ऐसे समझ लो माउंटेन के पैरों में होते हैं ये। आगे बात कर लेते हैं कंटिनेंटल प्लेटूज और वोल्केनिक प्लेटूज। कंटिनेंटल प्लेटूज, दीज प्लेटूज आर लार्ज एलिवेटेड एरियाज, ये बड़े ऊंचे होते हैं, ठीक है, ऑफ लैंड, दे आर दैट आर नॉट सराउंडेड बाय माउंटेन्स, ये अच्छा ये माउंटेन के इर्द गिर्द नहीं होते कंटिनेंटल प्लेटूज, ये कंटिनेंट्स के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल कोलोराडो, ठीक है, और इसकी हाइट 3000 मीटर है। कंटिनेंटल प्लेटूज कोलोराडो, ये इसकी एग्जांपल है। अब बात कर लेते हैं volcanic plateaus. So these plateaus formed by the repeated eruption of लावा की भाई इरप्शन से ये प्लेटूज प्रोड्यूस होते हैं, वोल्केनिक प्लेटूज। इसकी एग्जांपल है कोलंबिया प्लेटूज, इसकी हाइट है 2797 मीटर। सो ये हमारे हो गए प्लेटूज की 4 टाइप्स हमने पढ़ी कि किस किस किस्म के प्लेटूज होते हैं, कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं, उनकी क्या एग्जांपल है, उनकी क्या जो है लेंथ है। सो अब आगे हम प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लेन्स कवर मोर देन 1/3 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का तिहाई हिस्सा जो है ना ये प्लेन्स ने कवर कर रखा है। प्लेन्स आर रिलेटिवली फ्लैट स्लोपिंग एरियाज ऑफ लैंड दैट लैक सिग्निफिकेंट ऑफ एलिवेशन वेरिएशन, इनमें एलिवेशन नहीं है, यानी कि कोई ऊंचाई नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर, ये रिवर्स की मदद से फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन एंड इरोड देम, rivers deposit their load consisting of sand and stones. Plains are very fertile, flat land is suitable for building houses and cultivation. Example Yangtze plain, ये जो प्लेन्स है ना ये रिवर्स की मदद से प्रोड्यूस होते हैं, लाइक रिवर फ्लो करते हैं, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि रेत वगैरह, तो वो बहते जाते हैं, तो इस तरह से ना प्लेन प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे मैदान बन जाते हैं, ठीक है, रेत वगैरह की वजह से, और उसमें जो जो बाकी एलिमेंट्स और मटेरियल पाया जाता है माउंटेन के रिवर्स के अंदर, ठीक है। प्लेन्स है, इस पर लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, ये फ्लैट लैंड होते हैं इस वजह से, तो ये सूटेबल होते हैं इस चीज़ के लिए। और प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं क्योंकि इसमें रिवर्स की वजह से बाकियात बहुत ज़्यादा इसमें पाई जाती हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोड्यूस होते हैं प्लेन्स से। अब हम प्लेन्स की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लेन की 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, डिपोजिशनल प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स एंड स्ट्रक्चरल प्लेन्स। सो सबसे पहले हम डिपोजिशनल प्लेन्स की बात कर लेते हैं। दीज प्लेन्स वर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स और विंड्स। और इसकी एग्जांपल जो है ना डिपोजिशनल प्लेन की वो है गैंगेटिक प्लेन्स। बच्चों, जो डिपोजिशनल प्लेन्स है, डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट होना समथिंग। तो जो सेडिमेंट्स है ना उसके रिवर और ग्लेशियर्स के, ठीक है,
विंड्स के ज़रिए, रिवर्स के ज़रिए, ग्लेशियर्स के ज़रिए जब ये एक जगह पर डिपॉजिट होते हैं तो कौन से प्लेन बनते हैं? डिपोजिशनल प्लेन्स बनते हैं। आगे इरोजनल प्लेन्स, दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म जो है ना उनके इरोजन होने की वजह से इरोजनल प्लेन्स बनते हैं। इसमें एग्जांपल एक दी हुई है ओरिजिनल प्लेन की, वो है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रेट प्लेन्स हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ओरिजिनल प्लेन्स नॉर्थ अमेरिका में ही बहुत ज़्यादा फॉर्म्ड हुए हैं। नाम से इसको नाम दे दिया गया कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर प्लेन्स की। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय अपलिफ्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ द सी फ्लोर। एग्जाम्पल ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर प्लेन। अब इधर पता है क्या आ गया, हमारा जो ओशन फ्लोर है ना, सी फ्लोर, ओशन नहीं सी फ्लोर, सी फ्लोर जब अपलिफ्ट हो जाता है और अलहदा हो जाता है तो उस वक्त जो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं वो स्ट्रक्चर प्लेन प्रोड्यूस होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या थी? ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स स्ट्रक्चर प्लेन की एग्जांपल है। कंक्लूजन में देखते हैं, दे आर होम टू अ लार्ज परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन and provide valuable resources, food, water and minerals. Plains are important landforms. They play vital role in earth ecosystem and human society. प्लेन्स बहुत अहम है क्योंकि लोगों के यहाँ पर घर हैं, ये उनको खुराक प्रोवाइड करते हैं, ये उनको पानी मुहैया करते हैं, उनको बहुत सारे मिनरल्स देते हैं। ठीक है, सो प्लेन आर इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म्स। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस यूनिट का एक एक टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इन सब नोट्स को आप लिख लो। अगर लिख नहीं सकते तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे, आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।